चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी क्लास है डीएसआर की और पहली क्लास है वॉल्यूम ऑफ कर ले सारे। तो आज की क्लास में हमने एक आप उसको क्यों लिखा है, ओवरव्यू लेना है इस सब्जेक्ट का, और कुछ चीजें हैं जिनको हमने क्लियर करना है, और हमने इसका एक लिंक देखना है कि हमारे सब्जेक्ट में ये सिलेबस क्यों मौजूद है। हमारे सीए के अंदर ये चीज क्यों डाली गई, क्या इसका कहीं पे लिंक बनता है या नहीं बनता। एवं ही आउट ऑफ द ब्लू ये कहीं से चीज आ गई है। तो पहले थोड़ा सा हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट है डाटा सिस्टम और रिस्क, इन तीन चीजों के ऊपर। बल्कि मेरे ख्याल में चौथी चीज इसके अंदर होनी चाहिए थी, वर्ड इंफॉर्मेशन। देखें, हमारा काम जब हम सीए के अंदर आते हैं वहीं से ही बिजनेसेस के साथ स्टार्ट हो जाता है। पहले हमने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर हमने तकरीबन एक चीज के ऊपर ही पूरे चैप्टर के अंदर बहस की थी, पूरे सब्जेक्ट के अंदर, कि बिजनेस बनाता कौन है, ऑनर, और चलाती कौन है, मैनेजमेंट चलाती। हमने सारा इसके ऊपर डिस्कशन की, और फिर हमने ये देखा था कि बिजनेस मैनेजमेंट चलाती कैसे है, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे चलाती है। बिजनेस चलाने के लिए मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, डिसीजन लेती है। और जो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करते हैं, डिसीजन किस बेस पे लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। डिसीजन किस चीज की बेस पे लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। तो अच्छे डिसीजन कब होंगे, जब इंफॉर्मेशन अच्छी हो। ऐसी बात है, जब इंफॉर्मेशन अच्छी हो। जब इंफॉर्मेशन अच्छी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी को हम कहते थे कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन एक्यूरेट कब होती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपको सोशल मीडिया से पता चलता है कि एक साहिब जो है वो एक्सटेंशन से पहले ही चले गए, और आपको जियो न्यूज से पता चलता है कि नहीं वो अभी तक जिंदा है। इन दोनों में से आप किस पे यकीन करेंगे, जियो वाली बात पे यकीन करेंगे। वजह, वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनका तरीकाकार डिफरेंट है, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी है, एक्यूरेसी है। क्यों है, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम मौजूद है। वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है कैसे आ रही है, एक सिस्टम के जरिए आ रही है। तो लिहाजा उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है बनस्बत एक सोशल मीडिया की पोस्ट में कोई भी उठ के को लगा देता है। वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई वेरिफिकेशन का वहां पे नहीं है, किसी किस्म की वैलिडेशन नहीं होती, कोई बीच में सोर्सेज इंक्लूड नहीं है, और इनोनिमस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता। तो लिहाजा एक इंफॉर्मेशन अच्छी कब होती है, जब वो किसी ना किसी सिस्टम के जरिए आती है। सिस्टम का क्या काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो आउटपुट क्या देता है आपको, इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट में सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आउटपुट तब होती है जब कोई ना कोई इनपुट मौजूद हो, और फिर उसके ऊपर क्या हो, कोई ना कोई प्रोसेसेस हुए हो, और फिर जाके आउटपुट जनरेट होती है। ऐसी बात है बिल्कुल। तो लिहाजा बेसिकली सिस्टम होता ही यही है, हम उसको एक इनपुट देते हैं, वहां पे उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अंडर सम बाउंड्रीज, अंडर सम गाइडलाइंस, अंडर सम फ्रेमवर्क, अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद वो प्रोसेस होके फिर क्या होती है, आउटपुट जनरेट। समझ आ गई बात, आउटपुट जनरेट होती है। तो वहां से फिर जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो क्या हो चुकी होती है, काफी हद तक एक्यूरेट हो चुकी होती है, जिसकी बेस पे आगे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, तो वो डिसीजन अच्छे होते हैं। यहां तक हमारे सारे कंसेप्ट अब तक क्लियर है। यहाँ पे इस सब्जेक्ट के आने से सबसे बड़ा पता है मसला क्या बना है, जिसके ऊपर हमारी कंफ्यूजन हुई है, वो हुई है वर्ल्ड सिस्टम को लेकर। ये सिस्टम से मुराद जो अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ये चीज उससे हट के आ गई। देखें, पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि सिस्टम से मुराद हरगिज कंप्यूटर नहीं होता। ये एक कॉलेज चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, यहाँ पे इनपुट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, आप माशाल्लाह क्वालिफाई करके निकल रहे हैं, ये आउटपुट्स हैं। मुझे बताएं कि कितनी चीजें कंप्यूटर को हो रही, चांदे,
तो डाटा एंट्री में खाली हमारी कंप्यूटर बेस्ड होती है, बाकी तो सारा कुछ हमारा मैनुअल चल रहा है। तो सिस्टम को आपने इस चीज के साथ लिंक नहीं करना कि ये कंप्यूटर, क्योंकि सिस्टम बहुत पहले से मौजूद है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है, और पहले ये मैनुअल सिस्टम था इंफॉर्मेशन के सारे काम करने का, इंफॉर्मेशन इन करने का, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन आउट करने का, उस पर डिसीजन लेने का, ये सारा काम मैनुअल हुआ करता था, उसको सिस्टम कहते थे। अब रिसेंट मसला ये हुआ है कि वो सिस्टम शिफ्ट हो गया हमारा किसके ऊपर, आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो गया है। मैनुअल सिस्टम होता, हमें ये पंगे डालने की जरूरत ही नहीं थी। मैनुअल सिस्टम की चीजें हमारे सामने मौजूद है। देखिए मैनुअल सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे आती है कि एक शख्स ने कहीं से कोई बात सुन के आया, वो डायरेक्ट क्या आगे आके डायरेक्टर को बताएगा अपने जिसने डिसीजन लेने, जैसे कि हमारे गार्ड है बाहर, उन्हें कोई चीज बाहर से पता चल रही है जी, बाहर से सीडीए वाले आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आज 2 दिन बिजली नहीं रहेगी, ये एक बात किसको पता चली है, गार्ड को। क्या वो सीधा डायरेक्टर के पास आएगा? हम मैनुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर को बताएगा जनाब आप बिजली नहीं हो तो डायरेक्टर से ऑफ कर दे, नहीं, डायरेक्टर तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो पहले जाएगा हमारे वकाल साहब के पास, उसको बताएगा कि जनाब आज मेरे पास सीडीए वाले आए थे, और वकाल साहब क्या करेंगे, उस न्यूज को लेंगे, को कंफर्म करेंगे सीडीए फोन करके, हाँ जी आज क्या लाइट जानी है कि नहीं, वहां से सीडीए की कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्म करने के बाद वो फिर मुझे आके ऊपर बताएं कि जनाब देखिए आज हमारी लाइट नहीं रही। अगर यही चीज मुझे गार्ड आके बताता तो क्या मैं उस पर भरोसा करता? नहीं। क्यों? ना तो उसकी अथॉरिटी थी और ना ही ये हमारे सिस्टम का पार्ट थी। हमारी डिफाइन चीजें हैं, गार्ड की जो चीज होगी वो वकास के पास आएगी, वकास उसे कंफर्म करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसकी एक्यूरेसी इंश्योर करके फिर मुझे उसने आउटपुट दी और मैंने उसकी बेस पे डिसीजन लेना है कि भाई आज 2 बजे के बाद हमारी क्लासेस ऑफ होनी है या हमें जनरेटर पे शिफ्ट होना है, हमने क्या करना है, ये मैनुअल सिस्टम है। इसके ऊपर मैंने क्या क्या बनाया हुआ था, देखिए इंफॉर्मेशन एक्यूरेट करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें डिसाइड की। पहली चीज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज डाली हुई, मुख्तलिफ लोगों से चीजें मेरे पास आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर फिर मैंने इस सिस्टम को एक्यूरेट रखने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है कि वकास डायरेक्टली मुझे आगे नहीं बताएगा भाई पहले फोन करो सीडीए, कंफर्म करो, 2-4 लोगों से और कंफर्म करो, किसी और तरीके से कंफर्म करके मेरे पास आओ, और फिर ये डायरेक्ट वकास इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आएगा। बीच में कोई और बंदा होना चाहिए? नहीं, बीच में और बंदा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वकास मेरे पास है। बीच में हो सकता है किसी और बंदे को इंफॉर्मेशन बताए, वो 2 बातें अपनी मर्जी की डाल के बीच में आके बता दे, पॉसिबल है ना? तो ये सारे मैंने मेजर्स किए हुए थे ना, ये हमारा एक मैनुअल सिस्टम है, वो मेरे पास आया, मुझे इंफॉर्मेशन दी और मैंने उसके बेस पर डिसीजन। अब वो मसला क्या हुआ है कि देखिए मैनुअल वाले हमने रूल्स भी बनाए हुए थे, रेगुलेशन भी बनाए हुए थे कि बाहर से एक चीज आ रही है, वो अंदर आके प्रोसेस हो रही है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है और मुझे मिल रही है, और उसके रिलेटेड हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया, रूल्स बनाए, बाउंड्रीज बनाई, ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रहे। समझ आ गई बात? एक्यूरेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, रेलिवेंस होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ये सारा काम किस चीज पे शिफ्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो चीजें जो हमने मैनुअल सिस्टम के लिए बनाई थी क्या वो आईटी पे अप्लाई हो सकती हैं? नहीं, वो पॉलिसी जो मैनुअल सिस्टम पे बनाई थी क्या वो आईटी पे अप्लाई हो सकती है? लेकिन हमें वो सारी चीजें आईटी पे चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से भी तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्यूरेट ही चाहिए। से एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हर बंदा लॉग इन कर सकता है, उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा मेरे लिए किसी काम का है? क्या गारंटी है कि ये एक्यूरेट होगा? हाँ, अगर मुझे पता हो कि इसको सिर्फ एक बंदा ही लॉग इन करता है और वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो हाँ उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो एक्यूरेट हो सकती है। तो ये चैप्टर बेसिकली क्यों ऐड हुआ, उसकी रीजन ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल से शिफ्ट होकर किस पे आ गया, आईटी पे आ गया। मैनुअल सिस्टम के लिए भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद थे ना, सेम ये सारे वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो अब आईटी सिस्टम के लिए बना दिए। समझ आ गई बात? आईटी सिस्टम के लिए जो हमने बना दिए, तो ये पूरा चैप्टर वही है, सारा चैप्टर सब्जेक्ट जो है इसी चीज के गिर्द घूमता है कि अब अगर आपने मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हट के आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे शिफ्ट हुए हैं, तो 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज इनपुट है, दूसरी स्टेज प्रोसेस है और तीसरी स्टेज आउटपुट है। इन तीनों के बारे में हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, प्रोसेसेस बनाए, मैकेनिज्म बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, एप्स बनाई, सॉफ्टवेयर बनाए, एप्लीकेशंस बनाई। क्यों? एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट हो, ताकि उसकी बेस पे जो हम डिसीजन लें तो हमारे डिसीजन एक्यूरेट हो, स्ट्रांग हो और उसकी बेस पे बिजनेस हमारा सस्टेन। एग्जैक्टली यही काम पूरे चैप्टर के अंदर 3 काम है। क्या? इनपुट वाले काम देखने,
चीजें इन कैसे होनी है, इसके अंदर हमें सारा देखना है कि वहां से इंफॉर्मेशन बाहर से आती कैसे है, सिस्टम के अंदर हम उसको रखते कैसे हैं, उसको कन्वर्ट, उसको शिफ्ट, सेग्रीगेट, बाइफरकेट, सेव, स्टोर, किस किस तरीके से हम करते हैं। दूसरी चीजें फिर हमारी प्रोसेस से रिलेटेड होंगी कि हम वहां से डाटा को किस तरह फिल्टर करते हैं, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, रिपोर्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में करते हैं। और तीसरी चीज आउटपुट के हवाले से होगी, एट द एंड जो इंफॉर्मेशन बचती है वो सिस्टम कैसे, और यही हमारे सब्जेक्ट के अंदर है। पहले हमारा सारा कुछ मैनुअल था और बहुत टाइम से चल रहा था, तो हम तब मैनुअल पढ़ते थे। हमारी जो उस वक्त की रेलिवेंट स्टडीज थी उनके अंदर मैनुअल सिस्टम के बारे में सारा कुछ था, मौजूद था। अब सारा कुछ शिफ्ट हुआ है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमें सारा कुछ अब पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो लिहाजा ये तीन चीजें ही हमने करनी है इसके अंदर पूरी, और हमने इन तीनों को 3 स्टेप्स के अंदर करना। तो पहला स्टेप है इनपुट वाला, पहले हमारे 6 चैप्टर उसी के ऊपर है। टोटल चैप्टर देखें तो हमारे 17 है इसके अंदर, और साथ ही 4 अनेक्सियर्स मौजूद। अनेक्सियर्स से ज्यादा बेहतर वर्ड में यूज करो तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। 4 तरह के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, मैनुअल सिस्टम पे भी अप्लाई होते थे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, आईटी वाले सिस्टम पे भी अप्लाई होते हैं। एट द एंड पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट करनी। तो अगर देखें तो हमारे पास टोटल 17 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले 6 चैप्टर प्राइमरली डील करते हैं पहले 2 काम, इनपुट और प्रोसेस। उसके बाद आगे तकरीबन हमारे चैप्टर जो हैं वो डील करते हैं हमारे पूरे सिस्टम के बाद, आउटपुट्स के हवाले से। 7 से लेके आप चले आए अराउंड 13, ये हमारे सिस्टम के बारे में डील। और उसके बाद जो अगले 14 से लेके 17 तक 4 चैप्टर और नीचे 4 अनेक्सियर, बेसिकली इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी, उनकी सिस्टम्स की मेजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, बाउंड्रीज, लॉस, ये किस चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट होने में जो जो मसले, एक्यूरेसी के अंदर जो जो मसले आ सकते हैं। मसले का मतलब रिस्क, रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब चांस कि जो ऑब्जेक्टिव है उस चीज का वो अचीव नहीं कर पाएगा। रिस्क क्या है, ये एक चांस है, इस चीज का चांस मौजूद है कि हम जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना। रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे रही हो, ऐसी बात है। सेम इसी तरह ये जो 8 चैप्टर है इसी चीज को कवर करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव अचीव ना होने की क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिस्क। और उनको हमने कवर कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, उनके लिए कौन कौन से लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये हमारे अगले 8 चैप्टर जो है क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये कोई चैप्टर नया नहीं है, बेसिकली वही सारी चीजें हैं। हाँ, अब इसके अंदर हमें वो जो मैनुअल चीजें पढ़ते थे अब हमने कैसे पढ़नी है, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, दैट्स। हाँ, इसके अंदर हमें एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर देखने पड़ेंगे, हमें मुख्तलिफ तरह की नई नई टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ेगी। लेकिन अब अगली बात ये ध्यान में रखें कि इसके अंदर जो भी आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे होंगे, आपको उन्हें इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों, हमारी वो फील्ड है, हमने वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाने, हमने वो एप्लीकेशन नहीं बनानी, लेकिन हमने यूज करना। और जब हम यूज करेंगे, जाहिर बात है किसी क्लाइंट पे जाते हैं और हम उनका अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना चाहते हैं, ईआरपी सिस्टम चेक करते हैं, तो साथ आईटी वाले बंदे को बिठाएंगे। लेकिन जब हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें टेक्निकल टर्म्स में करना है, तो कम से कम हमें उन टर्म्स का पता हो कि वो जो बोल रहे हैं, और हमें आइडिया हो कि इससे काम होता क्या है। हमने ये एप्स नहीं बना, हमने डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, ये चीजें डिजाइन नहीं करनी, हमारा काम नहीं है, हम आईटी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अब हमने इनको यूज करना। हमने जब ऑडिट करना है तो जाके इन्हीं में से रिपोर्ट्स निकालनी है, हमने जब अकाउंटिंग करनी है तो इन्हीं में से रिपोर्ट जनरेट करनी है, इन्हीं के अंदर हमने डाटा एंटर करना है। तो साथ आईटी वाला बंदा बैठा होगा, हम उसे कहेंगे कि भाई ये क्या है क्या, लेकिन हमारे दरम्यान में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो हमें उसी लेवल की ही इसकी अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आईटी की चीज। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जहां तक बात की जाए इसके लास्ट 4 जो एनेक्सियर्स है, ये तो प्योरली क्रैनिंग है,
मतलब ये तो लॉज है, इनके अंदर कंसेप्ट से उस तरह से कोई चीज मौजूद नहीं है, ये क्रैमिंग है, इनकी हमने क्रैमिंग करनी है। ऊपर भी ज्यादातर बीच में क्रैमिंग ही इन्वॉल्व है। हाँ, बहरहाल कुछ ना कुछ कंसेप्ट के स्टडीज बीच में मौजूद है। अराउंड मैं कहूँ तो ये 30-70% क्रैमिंग काम करेगा, 30% आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है कि सिस्टम्स काम कैसे कर रहे हैं। समझ आ गई बात। और अगर हम इनका वेटेज देख लें तो जो हमारे पास वेटेज मौजूद है वो है डाटा, जो हमारे पहले चैप्टर है 6, उसका हमारा वेटेज अराउंड 35 to 45 मार्क्स का, बहुत बड़ा पोर्शन। और मजे की बात इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, छठे चैप्टर तक जाते जाते फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाता है, पहले चैप्टर से आपको मुश्किल ही लगता है ना। उसके बाद दूसरा सिस्टम्स, ये हमारा चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है और चैप्टर 13 तक जाता है। ये सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा आईटी सिस्टम, सिस्टम से क्या मुराद, वही प्रोसेसेस, रूल्स, रेगुलेशन, बाउंड्रीज, कैसे काम हो रहे होते हैं। और तीसरा क्या चीज है, तीसरी ग्रिड हमारी रिस्क की ग्रिड है तीसरी, जो कि हमारी 20 to 30 मार्क्स की है। और ये हमारे अगले 4 चैप्टर और 4 अनेक्जर्स जो कि रिस्क को कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो हमारे सिलेबस का। समझ आ गई बात। प्राइमरली हम जब भी स्टडी करेंगे हम बुक से करेंगे, लेकिन याद हमने बुक नहीं कर, जो क्रैमिंग वाला पोर्शन है वो हर चैप्टर में से अराउंड 2 पेजेस निकलते हैं, 3 पेज निकलते हैं, उनके मैं नोट समराइज करके आपको दे दिया करूंगा, आप उसे याद कर दिया करेंगे। हाँ, बुक आपने पढ़नी लाजमी है। वजह, बुक के अंदर ठीक ठाक एग्जाम्पल्स मौजूद है जिससे आपको आइडिया होगा कि ICAT के अंदर एग्जाम कैसे आ सकता है। इसका मॉडल पेपर भी हमने देखना है, उसको भी देखेंगे ताकि हमें ये पता चले, क्योंकि कोई पास पेपर मौजूद नहीं है इसका कि इसके अंदर से पेपर कैसे आता है। ठीक हो गया। ओके, तैयारी करने का जो बेहतरीन तरीका, एग्जाम के एंड तक हमने इस बुक को कम से कम 3 बार, मैंने, आप लोग, समझ आ गई। एक बार हम लेक्चर्स में कवर करेंगे, 2 बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह तैयारी इसकी प्रॉपर। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड गोल्डन अटेम्प्ट होती है, इसके अंदर पेपर नॉर्मली बुक के अंदर से ही आता है, तो आपने बुक को ही फॉलो करना है और पासिंग चांसेस। ठीक हो गया। परेशान नहीं होना, कोई नई चीज ना आ रही हो, समझ ना आ रही हो, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे जिस लेवल तक जाके एक्सप्लेन करना पड़े। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिस्कस करना है, तो मैं आपको हो सकता है एक्सेल पे समझा रहा हूं, हो सकता है मैं आपको कुछ बुक के अंदर से चीजें करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटाबेस, मैं जस्ट आपको कुछ फंक्शन दिखा रहा हूँ। डेटाबेस एक अलग ऐसी चीज है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये वाले टूल्स होते हैं, वो आपको समझ नहीं आने। हाँ, एक्सेल तो हम सबने देखा हो, कंसेप्ट हमारा वहीं से क्लियर हो जाएगा कि वो एक बेसिक मिनिमम लेवल में कि चीजें काम कैसे कर रही होती है, फंक्शंस काम कैसे कर रहे होते हैं, लिंक्स कैसे डिवेलप। क्लियर है यहाँ तक बात। चल, अब जरा बुक में, और हमारा जो पहला चैप्टर है इसके ऊपर आ जाते हैं। और पहला चैप्टर हमारा है इनपुट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने पढ़ा हुआ है, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट। इनपुट की हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली चीज देखें, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारे काम का, आउटपुट से भी आगे क्या होता है, किसके लिए आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए ताकि बिजनेस बड़ा स्मूथली रन करता रहे। तो स्टार्ट हमें पहले स्टेज से करना पड़ेगा कि भाई आखिर वहां तक पहुंचा कैसे। पहले इनपुट हुई, फिर प्रोसेस हुआ, फिर कन्वर्ट हुई वो इंफॉर्मेशन के अंदर, और फिर जाके उसकी बेस पे हमने क्या किए, डिसीजन। क्लियर है यहां तक। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इनपुट क्या, जो सिस्टम को हम इनपुट देते हैं, सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम कोई भी चीज जो एंटर होती है, क्या वो रॉ शेप में होती है या उसके ऊपर कोई काम हो चुका होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज इंटर हो रही होती है वो सिलेक्टेड इंटर कर रहे होते हैं या तमाम चीज इंटर कर रहे होते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, देखोगे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है जिसके अंदर सारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की इंफॉर्मेशन पड़ी, ऐसी बात, एक सर्वर पर है, एक स्टोरेज है उसके, आपको वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लेकिन वो जो सर्वर है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है क्या वो सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की होगी, आपका काम सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ है ना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नहीं होगी, एक चीज। दूसरी चीज, जिस फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए क्या इंटरव्यू उसी फॉर्मेट में की गई होगी,
देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए। आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट कैसे खुलेगी? आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए आपके सामने। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखी हुई है। ऐसी बात है, रिपोर्ट की फॉर्म में। एक मिनट, एक्सेल ओपन हो जाए मेरा। अच्छा, आपके सामने रिपोर्ट जब आएगी, मैं बल्कि एक यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ। मैं अपने एक की ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको प्रॉपर, बल्कि हम इस तरह करके चलते हैं, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं, चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक, तो अच्छा, मैं आपको ये दिखा, शीट ओपन, ये एक शीट है, नजर आ रही है सबको? ये आपको सामने एक शीट नजर आ रही है। मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? मेरे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस शेप में आ रहा है। मैं इसमें सब चीजें हाइड कर देता हूँ ताकि आपके काम की चीजें रहे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, जरा बड़ा कर देता हूँ। ओके ठीक, ये आप एज अकाउंटेंट हैं, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूं, मैं बैठा हूं, मुझे आज की डेट की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो मैंने कहाँ पे किस सर्वर को मेन को कनेक्ट करना है? जो बिजनेस का सर्वर है, और उसमें से मैंने उसे कहना है कि जनाब मुझे, मैंने क्यूरी करनी है, मैंने उसे क्वेश्चन करना है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मैं इस तरह नहीं कहूंगा जिस तरह मैं अभी कह रहा हूं। बेसिकली मैं उसे क्या कहूंगा कि मुझे एक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की इक्वेशन क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मुझे वो इस फॉर्मेट के अंदर निकाल के देगा। सबसे पहले क्या देगा? सेल्स, सारी सेल्स आ रही है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस टोटल, और नीचे नेट प्रॉफिट मुझे शो होगा। मुझे इस चीज से, यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? मुझे नजर आ रहा है लॉस है कितना, 11 मिलियन। मुझे एक चीज पता चल रहा है, क्या ये मैंने डाटा यहां पे खुद लिखा है? ये यहां पे मैंने लिखा है, जरा इधर देखें, इस सेल पे देखें, ये देखें यहाँ पे, ये डाटा मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है, या ये नेट प्रॉफिट की फिगर, ऊपर ये जो बार नजर आ रहा है, ये वाला बार, यहाँ पे देखिए जहां मेरा कर्सर है, यहाँ पे कोई फिगर लिखी हुई नजर आ रही है, फॉर्मूला नजर आ रहा है? ये फॉर्मूला है, मैंने फिगर नहीं लिखी। बेसिकली इसने क्या किया है कि पीछे जो बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ मेरी इस क्यूरी के मुताबिक ही मैंने क्वेश्चन किया उससे, तो मुझे ये करके दे दे। उसने मुझे सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी है, जिससे मुझे पता चला है कि मेरा प्रॉफिट का। हालांकि एक्चुअली मैं डायरेक्टर हूं, मैंने इसके अंदर कोई डाटा एंटर नहीं किया। डाटा एंटर कहां पे हो रहा होगा? फ्रंट डेस्क में। वो जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो इस शेप में कर रहे हैं भाई, ये देखो, ये डाटा एंटर हो रहा है सारा। इस डाटा को देखते हुए क्या मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट कितना? नहीं, ये क्या है? ये सिंपल मेरा एक रजिस्टर है जिसमें बेताशा डाटा हर तरह का लिखा जा रहा है। फाइनेंशियल भी है, नॉन फाइनेंशियल भी होगा, एचआर का डाटा भी होगा, कई चीजों का डाटा है। क्या यहां से मुझे कोई इंफॉर्मेशन भी मिल रही है? नहीं, कोई भी नहीं मिल रही वैसे, समझे? तो मेरे लिए ये किसी काम की चीज नहीं है। ये इनपुट स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे जब हम किसी चीज को इंटर करते हैं अपने सिस्टम में, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये इनपुट स्टेज है। फिर मैंने क्या किया, इसको एक तरतीब के अंदर लिखा ताकि मैं इसे प्रोसेस कर सकूं। ये देखें तरतीब है, मैंने इसके कॉलम बनाए, मैंने इसके सेल्स बनाए, मैंने उनके ऊपर फिल्टर्स लगाए, मैंने इसके अंदर वैलिडेशन रूल्स लगाए,
ताकि गलतियां कम से कम हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, डेबिट क्रेडिट के अंदर मैंने चेक लगाया कि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए, और फिर इसके से मैंने क्यूरीज की, मैंने मुख्तलिफ तरह के इसको फंक्शंस दिए, इसको फॉर्मूलाज दिए, जिससे मुझे क्या मिला, मुझे ये मेरे लेजर्स है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी लेजर को देखना है, मुझे उस लेजर को वहां से जाके, डाटा तो यहां पे इंटर हो रहा था ना पीछे जर्नल में, लेकिन मैं वहां पे जाके मैनुअली से लेजर में कैश का देखना चाहता हूँ जी, इस टाइम मेरे कैश की क्या कंडीशन है, ये कैश के अंदर मैंने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है, ये टोटल कैश मेरे इस पर नेट कंडीशन क्या है। क्या आपको यहां से कोई खबर मिल रही है? इधर से आपको पता चल रहा है इसका आपके पास नेट कैश क्या है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने उससे क्यूरी की, और ये मेरे यहाँ पे लेजर अकाउंट बने हुए थे, मैं इस पे गया, मैंने कैश पे क्लिक किया, और ये मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा कैश का लेजर आ गया, उसके अंदर जो जो मेरी ट्रांजेक्शन थी, डेबिट क्या क्या हो रहा था, क्रेडिट क्या क्या हो रहा था, ऊपर देखें डेबिट कितना है 33 मिलियन, क्रेडिट कितना है 43 मिलियन, और ये -10 मिलियन का यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है कैश के अंदर मेरा। क्या मैंने कुछ लिखा यहाँ पे? मैंने कुछ इंटर किया, लेकिन मुझे यहाँ से कैश की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं। ये फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे डाटा इंटर होता है, यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और ये जो आपके सामने चीजें नजर आ रही, क्या इसमें सिर्फ फिगर्स है? इसमें वर्ड्स भी है, इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसके अंदर इमेज भी हो सकती है, इसके अंदर ग्राफ भी मौजूद हो सकते हैं। और मैं अकाउंटेंट हूं, क्या मेरे लिए सारे का सारा डाटा रेलिवेंट होगा? इसमें नॉन फाइनेंशियल डाटा भी तो है, क्या मेरे रेलिवेंट है? जब एचआर वाले बंदे बैठ के काम कर रहा होगा, उसका सिस्टम सिर्फ उसको इसमें से एचआर की इंफॉर्मेशन है। तो पहली चैप्टर जो हमारा है वो बेसिकली इसी इनपुट के ऊपर काम करता है, कि आपने जो चीजें इंटर करते हैं फर्स्ट स्टेज पे, जिनकी कोई शक्ल समझ सूरत नहीं होती, उसे हम इंफॉर्मेशन नहीं कहते, बल्कि हम उसे क्या कहते हैं? डाटा। क्या कहते हैं? डाटा। जब के प्रोसेस होकर जब आपके सामने कोई चीज आए जिसका कोई मतलब बन रहा हो, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले पाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। समझ आ गई? इंफॉर्मेशन और डाटा का फर्क आपको क्लियर हुआ? क्लियर है मेरा बच्चा? ओके। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा सकता हूँ, मैं नॉर्मली पढ़ाते हुए नहीं दिखा सकता। रट्टा मारने की तो हम मार लेंगे, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक हो गया? ओके। अब हम बुक पे आ जाते हैं, बुक से हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और इसको देखते भी जाते हैं। तो सबसे पहले इनपुट में जो चीज यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। जो प्राइमरी इनपुट होती है वो हमेशा क्या होती है? डाटा होती है। डाटा की डेफिनेशन क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके बारे में कोई हमें पता नहीं, जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, जो हमें कुछ भी नहीं बता सकते, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिसके अंदर फिगर की फॉर्म में डाटा है, इसके अंदर वर्ड की फॉर्म में डाटा है, इसके अंदर कैरेक्टर की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, पीडीएफ फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर फाइल के अंदर डाटा हो सकता है। डाटा किसे कहते हैं? वो चीजें, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स जिनसे हमें कुछ पता नहीं चलता, उसे हम डाटा कहते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, दो मेजर टाइप्स है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव वो डाटा होता है जो नॉन न्यूमेरिकल होता है, या मैं आपको कहूं तो जिसको स्पेसिफिकली मेजर करने की कोई यूनिट्स मौजूद नहीं। जैसे ये मोबाइल अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। किस यूनिट के हिसाब से आप मेजर करेंगे? कितने किलोग्राम अच्छा है, और कितना अच्छा है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 5 तक अच्छा है। ये डाटा क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव, जिसके मेजरिंग यूनिट आपके पास नहीं होते। जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस, पुअर, गुड, एक्सीलेंट, ये करके हम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उनको वर्ड्स में या फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जिसकी परफॉर्मेंस 60% अच्छी है, इसका बिहेवियर, ये क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? जिनको मेजर किया जा सके, इनके यूनिट्स हो। समझ आ गई बात? बस ये साथ साथ नोट्स बनाते जाए, इतने काम की चीजें हैं, बाकी बीच में बेताशा चीजें लिखी हुई हैं, आपने नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं। समझ आ गई बात? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप्स है। क्वालिटेटिव टाइप की फिर दो टाइप्स है, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा कहते हैं जिसके अंदर किसी किस्म की कैटेगरी ना बनाई जा सके,
लिस्ट ना बनाई जा सके, कोई ग्रुपिंग ना बनाई जा सके, कोई स्कीम ना बनाई जा सके, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप, इसके अंदर कोई स्कीम नहीं बनाई जा सकती। और जबकि ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, इसके अंदर कैटेगरीज होती है, मीनिंगफुल कैटेगरीज होती है, जैसे पुअर, गुड, बेस्ट, सेटिस्फैक्टरी। ये हम एक सीरीज में, किसी तरतीब में हम इसको लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप तरतीब में लिखे जा सकते हैं, अच्छा उसका डिफरेंट है। जेंडर तरतीब में लिखे जा सकते हैं, नहीं, कोई मेल है कोई फीमेल है, इनकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, लेकिन हाँ ये तो बनाया जा सकता है, अच्छा, गुड, पुअर, बेस्ट, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल। तो वो चीजें जिनकी किसी किस्म की तरतीब बनाई जा सके, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डाटा। और जिसकी तरतीब ना बनाई जा सके उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डाटा। ये हमारी क्वालिटेटिव डाटा की टाइप है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको लिखा जा सकता है, जिसके मेजरिंग यूनिट हो सकते हैं। फिर उसकी कितनी टाइप्स हैं आगे, दो, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, डाटा इज काउंटेबल एंड ऑफन रिप्रेजेंट द होल नंबर। इसके अंदर डेसिमल चीजें नहीं होती, फुल नंबर की फॉर्म में डाटा होता है। नॉर्मली डेसिमल की शेप में नहीं हो सकता, जैसे 1 मैंगो, 2 मैंगो, क्या 1.5 मैंगो हो सकता है, नहीं। 1%, 2%, क्या 1.5% हो सकता है, हाँ होते हैं, 1.5 होते हैं, आधे भी होते हैं, 1.5 भी होते हैं, तो वो हमारी और चीज है। लेकिन ये वो डाटा होता है जिसको आप फर्दर डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, जिसको आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे, ये डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा की भी कितनी टाइप्स है, तो डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। तो बेसिकली डाटा की कितनी टाइप्स है, दो, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा की कितनी टाइप्स है, टू, कौन सी, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा की, ओके। आगे हमारी डाटा की कैटेगरीज। कैटेगरीज के हिसाब से डाटा दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि वो डाटा जो सीक्वेंस के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है, कि सारी की सारी मैनेजमेंट एक ही लेवल की होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है और लोअर मैनेजमेंट होती है, ऐसी बात है। इनके अंदर तरह हम काम को देख लें कि काम क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा और फरमाइएगा इस जगह पे। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो एक डिसीजन लेती है, जो मिडिल मैनेजमेंट होती है उस डिसीजन को अचीव करने का प्लान बनाती है, और जो लोअर बॉटम अचीवमेंट मैनेजमेंट होती है वो उसका एक्शन करती है, उसको अचीव करने, ऐसी बात है। जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, जबकि नीचे वाली मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही होती है वो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एक डायरेक्टर साहब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमने अपनी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 20% से इंक्रीज करना। समझ आ गया, ये उनका एक डिसीजन था मीटिंग के अंदर। और दूसरा डिसीजन था कि जनाब हमने अपना HR डिपार्टमेंट जो है उसको हमने रेनोवेट करना है या उसका साइज बड़ा करना है। ये दो डिसीजन। मुझे बताएं, इन दो डिसीजन का आपस में कोई लिंक है, कोई डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, नहीं। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हमने अपना मार्केट शेयर 30% से इंक्रीज करना है, उससे नीचे वाली जो मैनेजमेंट है जब वो डिसीजन लेगी तो वो कैसे लेगी, उसका डिसीजन यही होगा कि हमने इस 30% को अचीव कैसे करना है। उसका डिसीजन इस ऊपर वाले डिसीजन के साथ लिंक है कि नहीं है, है। और फिर उससे नीचे वाली थर्ड लेवल की मैनेजमेंट भी जो डिसीजन लेगी वो इसके साथ लिंक होगा कि नहीं होगा, की बात है। ये जो डिसीजन है ये लिंक्ड है ऊपर एक दूसरे के साथ।